केले के छिलके, अखरोट के छिलके और बचे खुचे खाने से वो फोन चार्ज हो सकता है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसे कहते हैं जैविक ऊर्जा। महज बचा खुचा सामान नहीं, बल्कि लकड़ी, पौधे या जानवरों का मल भी बिजली या ऊष्मा का स्रोत हो सकते हैं। हम लोग बायोमास से घिरे हैं और अवसरों से भी। कचरा घरों का हो या रेस्तरां का या फिर खेतों का, ये सब एक जैव पदार्थ है। जमा कचरे को एक प्रोसेसिंग प्लांट में डाला जाता है। 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कचरे से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और फिर उसे बायोरिएक्टर में बैक्टीरिया खा लेते हैं। ये प्रक्रिया एनारोबिक डाइजेशन कहलाती है। इससे बनने वाली गैस में मीथेन की उच्च मात्रा होती है। गैस ग्रिड में डालते ही ये बिजली और ऊष्मा उत्पादन का शक्तिशाली स्रोत बन जाती है। प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन इससे चलाए जा सकते हैं। बचा खुचा बायोमास कंपोस्ट की तरह खेती में काम आता है। इस तरह समूची प्रक्रिया सर्कुलर बन जाती है। इस तरह के बायोगैस प्लांट पूरी दुनिया में मिलते हैं। यूरोप में ऐसे करीब 20,000 प्लांट हैं। अमेरिका में 2,200 बायोगैस प्लांट हैं। इतने ही थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलाकर हैं। बायोगैस प्लांट कोयला प्लांटों के मुकाबले 1/4 CO2 उत्सर्जन ही करते हैं। सौर और पवन ऊर्जा के मुकाबले बायोमास ऊर्जा का बड़ा फायदा है और उसकी मांग भी है। इसमें आपको चिंता नहीं करनी पड़ती कि हवा चल रही है या फिर सूरज चमक रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है। बायोमीथेन इन ठिकानों से रिस सकती है। धरती को गर्म करने की इस गैस की क्षमता CO2 से कहीं ज्यादा है। बायोगैस ठिकाने तभी तक टिकाऊ होते हैं जब तक कि कचरा इस्तेमाल होता है। इस काम के लिए अलग से फसल उगाई जाए तो ये कारगर नहीं रहते। यही बात बायोमास से पैदा होने वाले जैव ईंधनों पर लागू होती है, जैसे बायो इथेनॉल या बायोडीजल। उनके लिए फसल उगानी होती है। इसके चलते खाद्य फसलों के लिए जगह कम होती जाती है। जंगल कटते हैं, जैव विविधता पर असर पड़ता है। इंडोनेशिया में ताड़, ब्राजील में गन्ना और जर्मनी में सरसों उगाने के लिए यही हो रहा है। लकड़ी की गिट्टियां एक विकल्प हैं और जैव ईंधन के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के नीति निर्माताओं ने लकड़ी के बायोमास को अक्षय ऊर्जा का दर्जा दिया है। इसीलिए सरकारें लकड़ी के गुटकों को बनाने और जलाने के काम में सब्सिडी दे रही हैं। शर्त यह है कि उत्पादक खाली इलाकों में दोबारा जंगल उगाएंगे ताकि लकड़ी के गुटकों को जलाने से निकलने वाली CO2 को फिर से सोखा जा सके। एक अध्ययन के मुताबिक एक जंगल को फिर से बसने में 44 से 104 साल लग जाते हैं। तब जाकर नई पौध उसी मात्रा में कार्बन को सोखने लायक हो पाती है जिस मात्रा में काटे गए पेड़ पहले सोखा करते थे। बेशक 100 साल बाद ये तमाम पेड़, चीड़ भी कह लीजिए, इनमें से कोई भी फसल ऊर्जा का अच्छा स्रोत बन जाती है। लेकिन 25 साल में या 40 साल में ही ऐसा हो जाए, शायद नहीं। खास तौर पर जब जंगल एक दूसरी अहम भूमिका निभाते हैं। पवन और सौर जैसी वास्तविक अक्षय ऊर्जा पर निवेश करने के बजाय देश इस ऊर्जा स्रोत पर पैसा खर्च कर रहे हैं। धरती को बचाने के लिए ये तरीका हमारे काम का नहीं है। तेजी से उगने वाले पौधे एक दूसरा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उत्सर्जित कार्बन को ये पौधे पेड़ों की तुलना में तेजी से दोबारा सोख सकते हैं। क्या आप बायोमास को टिकाऊ बनाते हुए ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसका सकारात्मक कार्बन प्रभाव होगा? जवाब हाँ में है, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से किस्म का बायोमास, कौन सी जमीन। आखिरकार बायोमास के अधिकांश रूप खुद को बेहतर दिखाते हैं। जैसे लकड़ी जलाना समाधान नहीं है, क्योंकि उसे टिकाऊ ढंग से हासिल करने के बावजूद उससे उत्सर्जन होता ही है। लकड़ी के कचरे या बुरादे को बायोगैस ठिकाने में बैक्टीरिया पचा देता है। आपके फोन को चार्ज करने वाले केले के छिलके जैसे जैविक पदार्थ कचरे के चक्र के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। ऊर्जा की हमारी विश्वव्यापी मांग में आज बायोमास का छोटा सा ही योगदान है। दूसरी अक्षय ऊर्जाओं के साथ मिलकर वो कारगर हो सकती है, लेकिन भविष्य में वो हमारा मुख्य ऊर्जा स्रोत बनने लायक नहीं हुई है।